हाय फ्रेंड्स, मैं निंजन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कुछ पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था, सोयाबीन पढ़ा था। आज उसी तरीके में आज हम लोग बात करते हैं गन्ना की, शुगर केन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि शुगर केन को अगर हम देखें तो ये भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप अपने आप में है। इवन एशिया महाद्वीप में भी सबसे ज़्यादा गन्ना की चीनी प्रयोग की जाती है, सबसे ज़्यादा शुगर। वैसे काफ़ी देश में और कुछ जगहों पे आपके चुकंदर की भी चीनी प्रयोग की जाती है। तो हम बात करते हैं पहले इसके बारे में, फिर उसके बारे में बात करेंगे। गन्ने का बॉटनिकल नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम, फैमिली ग्रेमनी या पोएसी। उत्पत्ति स्थान न्यू गुनिया या भारत। आप न्यू गुनिया जरूर ध्यान देंगे, न्यू गुनिया सबसे ज़्यादा यही रखेगा ऑप्शन में। गुणसूत्र 80, ये गुणसूत्र जो है ये सेकेरम ऑफिसिनेरम का है। सेकेरम ऑफिसिनेरम को नोवल केन के नाम से भी जानते हैं। सेकेरम ऑफिसिनेरम को क्या कहते हैं? नोवल केन। नोवल केन मतलब नोवल का मतलब होता है नया। नोवल का मतलब क्या होता है? नया। तो अपने आप में ये नया गन्ना जिसे हम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? नया गन्ना या नोवल केन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले नोवल केन का वैज्ञानिक नाम, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम। हमने गुणसूत्र से चीनी 8 से 10%, आपका 10% चीनी 10% तक। बीज दर की अगर हम बात करें तो 35,000 से 40,000 टुकड़े 3 आंख वाले, वहीं लिख लेंगे 3 आंख वाले, 3 आंख वाले, 35 से 40,000 टुकड़े 3 आंख वाले, ध्यान रखेंगे 35 से 40,000 टुकड़े 3 आंख वाले। लेकिन अगर 1 आंख का पूछ ले तो 1,20,000 से 1,25,000 टुकड़े 1 आंख वाले। 1 आंख वाले कितने होंगे? 1,20,000 से 1,25,000 टुकड़े। 2 आंख वाले तो हम डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर 3 है, जैसे 3 आंख वाले हैं तो 35,000 से 40,000, मान लो 2 पूछ लिया तो 2 की हम गिनती इनका डबल कर देंगे। क्लियर होगी बातें? तो इन बातों का भी ध्यान रखेंगे आप। अब रही बात कि हमने यहां बताया नोवल केन का ये वैज्ञानिक नाम है। अब लिख लेंगे वहीं भारतीय गन्ने का वैज्ञानिक नाम। भारतीय गन्ने का वैज्ञानिक नाम लिख लेंगे सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी, सेकेरम बारबेरी भारतीय गन्ने का वैज्ञानिक नाम। चाइनीज गन्ने का वैज्ञानिक नाम लिखना होगा तो वहीं लिख लेंगे सेकेरम साइनेंसिस। चाइनीज गन्ने का वैज्ञानिक नाम लिखना होगा तो सेकेरम साइनेंसिस। अब वहीं लिख लेंगे जंगली गन्ना या वाइल्ड स्पीसीज। तो 2 जंगली गन्ना या वाइल्ड स्पीसीज के नाम मेंशन किए जाते हैं। 2 जंगली गन्ना या वाइल्ड स्पीसीज के नाम मेंशन किए जाते हैं। पहला है आपका कि सेकेरम स्पॉन्टेनियम, पहले लिख लेंगे सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम और सेकेरम बारबेरी। सेकेरम स्पॉन्टेनियम और दूसरा सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम रोबस्टम। पहला मैं बोला सेकेरम स्पॉन्टेनियम, इतना आप ध्यान दें कि इतना लिख लेंगे, हम इनको साफ कर रहे हैं। मैं बोला कि जंगली गन्ने का वैज्ञानिक नाम या वाइल्ड स्पीसीज कौन कौन से हैं, तो हमने 2 नाम बताए आपको, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम और सेकेरम रोबस्टम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम और सेकेरम रोबस्टम। इन बातों, ये जंगली गन्ना है दोनों, और एक भारतीय गन्ना हम सेकेरम बारबेरी बता चुके और चाइनीज गन्ना सेकेरम साइनेंसिस बता चुके। अब बात आती है, हमने 2 आंख वाले 3 आंख वाले टुकड़े। अब रही बात, यही ध्यान रखेंगे गन्ने के बीज को इगलाल या एरिटान से उपचारित करते हैं। 0.5% के हिसाब से हम दवा का प्रयोग करेंगे। गन्ने को इगलाल या एरिटान से हम उपचारित करते हैं। अब बात आती है बुआई या रोपाई का समय। तो पतझड़ की या शीत ऋतु की बुआई हम कब करते हैं? अक्टूबर महीने में। मोस्ट ऑफ द केसेस ये नॉर्थ इंडिया में प्रयोग किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में प्रयोग किया जाता है पतझड़ या शीत ऋतु की बुआई, ठीक, अक्टूबर में। अब ये आटमन सीजन से बोलते, क्या बोलते हैं? आटमन सीजन। एक वर्षीय मतलब एक साली बुआई। एक साली बुआई कब करते हैं? फरवरी मार्च में। एक साली बुआई कब करते हैं? आपका फरवरी मार्च में। अर्धसाली, और ये इसका जो है ये फरवरी मार्च, ये भी नॉर्थ इंडिया और मिड इंडिया में प्रयोग की जाती है, ज्यादातर फरवरी मार्च वाला। अर्धसाली साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। अर्धसाली बुआई कहां प्रयोग की जाती है? सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में। और इसका बुआई का समय जुलाई और अगस्त, मोस्ट ऑफ द केसेस जुलाई, मोस्ट ऑफ द केसेस जुलाई। अर्धसाली गन्ने की बुआई का मोस्ट ऑफ द केसेस जुलाई या जुलाई अगस्त।
ये बातें आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। अब बात आती है बुआई की विधियां, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बुआई की विधियां लिखने से पहले लिख लेंगे कि भारत में गन्ने से संबंधित वैज्ञानिक हैं, भारत में गन्ने से संबंधित वैज्ञानिक हैं टीएस वेंकट रमन, लिख लेंगे टीएस, टी फॉर टकला, एस फॉर शराबी है, तो टीएस वेंकट रमन, सॉरी टीएस वेंकट रमन को टीएस वेंकट रमन ही लिखेंगे आप, टकला शराबी मत लिखेंगे, वेंकट रमन, टीएस वेंकट रमन, ठीक, इसका ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि एक पॉइंट लिखेंगे फिर इनको लिखेंगे अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई ब्लाइंड होइंग। तो पूछा गया क्वेश्चन अंधी गुड़ाई किस में करते हैं, तो गन्ने में करते हैं। अंधी गुड़ाई क्या होती है मैं बोल देता हूं तुरंत। अंधी गुड़ाई जब किसी रोपाई के बाद या बुआई के बाद किसी कारणवश, जब गन्ने की बुआई के बाद किसी कारणवश हल्की वर्षा हो जाए तो ऊपर एक हल्की परत, हार्ड पैन बन जाती है, मतलब हल्की एक दृढ़ परत बन जाती है, जिसके वजह से जर्मिनेशन ढंग से नहीं हो पाता। तो उसके हम ऊपरी परत तोड़ने की क्रिया, ऊपरी परत, गन्ने में ऊपरी परत तोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी, अंधी गुड़ाई कहलाती है। इसका उद्देश्य जर्मिनेशन बढ़ाना और साथ ही साथ खरपतवारों का नियंत्रण भी होता है। क्लियर होगी बातें, इसका उद्देश्य क्या है, जर्मिनेशन को बढ़ाना या जर्मिनेशन करवाना। तो अंधी गुड़ाई आपने लिख लिया। अब लिखेंगे कुछ प्रोसेस और हैं, लिखेंगे ट्रेसिंग, ट्रेसिंग, गन्ने में सूखी पत्ती हटाने की क्रिया ट्रेसिंग कहलाती है। गन्ने में सूखी पत्ती हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रेसिंग कहलाती है। क्लियर होगी बातें, गन्ने में सूखी पत्ती हटाने की क्रिया ट्रेसिंग कहलाती है। अब बात लिखेंगे टाइंग, गन्ने को TYING, टाइंग जिसे कहेंगे TYING, गन्ने को गिरने से बचाने के लिए उसकी बधाई करना, बधाई मतलब बांधना, गन्ने को गिरने से बचाने के लिए उसकी बधाई करना क्या कहलाता है, टाइंग कहलाता है। उसकी बधाई करना क्या कहलाता है, टाइंग कहलाता है। गन्ने में गुड़ प्रतिशत भी लिखना होगा तो लिख लेंगे गन्ने में गुड़ प्रतिशत 10%, गन्ने में गुड़ का प्रतिशत होता है 10%। फिर पॉइंट कुछ लिखेंगे कि गन्ने की परिपक्वता मापी जाती है, गन्ने की परिपक्वता मापी जाती है हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा, हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा। किससे मापते हैं, हैंड, या सिर्फ रिफ्रैक्ट्रोमीटर लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा, हैंड ना लिखें तो रिफ्रैक्ट्रो लिख लें, रिफ्रैक्ट्रो, रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा, रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा गन्ने की परिपक्वता किससे मापती है, रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा। गन्ने में रिफ्रैक्ट्रोमीटर से मापते क्या आते हैं, TSS मापते हैं। तो गन्ने में TSS या ब्रिक्स प्रतिशत होता है, गन्ने में ब्रिक्स या TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड का प्रतिशत जो होता है वो होता है 17 से 18%। ध्यान रखेंगे गन्ने में ब्रिक्स प्रतिशत TSS 17 से 18% या ब्रिक्स प्रतिशत होता है हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर। इसमें 0 से 40 तक के आंकड़े बने होते हैं। अगर वो आंकड़ा 17 से 18 तक पहुंच रहा है, उसके हिसाब से 17 से 18% के बीच पहुंच रहा है तो अपना वो माना जाता है कि हाँ ये गन्ना पक गया है। बाकी मैच्योरिटी के तो मैच्योरिटी इंडिकेशन के बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यहाँ चर्चा नहीं करना चाहेंगे। दिन गिन के भी होता है, दिन से भी हम अंदाजा लगा लेते हैं, देख करके भी अपना अंदाजा लगा लेते हैं, उस पर मेटालिक अगर साउंड आ रहे तो उससे भी अंदाजा लगा लेते हैं। ये बहुत सारे प्रोसेस हैं पता करने के। हो गई बातें। अब ध्यान रखेंगे गन्ने में बहुत सारी चीजें, गन्ने के बाई प्रोडक्ट होते हैं, मोलासिस, ठीक, और आपका बैगोस, बैगोस मन खोई, मोलासिस मन राब, इस तरीके की चीजें निकलती हैं तो उनको भी ध्यान रखेंगे। बैगोस का प्रयोग किया जाता है, खोई का प्रयोग किया जाता है कागज बनाने में, गत्ता बनाने में, मोलासिस का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है या एथेनॉल प्रोडक्शन में भी करते हैं। अभी एथेनॉल के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं, खैर अभी क्रॉस ये बड़ा है, थोड़ा हम लोग जल्दी कोशिश करते हैं। अब बात आती है बुआई की विधियां। तो समतल बुआई 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई करेंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस ये कहां यूज होता है, नॉर्थ इंडिया में। समतल बुआई मतलब फ्लैट मेथड, क्या कहेंगे इसे, फ्लैट मेथड 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पे इसकी रोपाई करते हैं इससे, और इसमें मतलब कूण की गहराई जो रखते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर, और ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में प्रयोग किया जाता है। अब फरो मेथड, कूण विधि द्वारा बुआई मतलब फरो मेथड सोइंग, फरो मेथड 10 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ रखते हैं और नॉर्थ इंडिया में 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर साउथ इंडिया में बात करें तो 20 सेंटीमीटर भी रखते हैं। ये भी ज्यादातर नॉर्थ इंडिया और मिड इंडिया में प्रयोग किया जाता है।
अब ट्रेंच मेथड, मोस्ट ऑफ द केसेस कोस्टल एरिया, मोस्ट ऑफ द केसेस कहां प्रयोग किया जाता है? कोस्टल एरिया। कोस्टल मतलब समुद्र तटीय इलाका, समुद्र तटीय क्षेत्र या इलाका, समुद्र तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मोर देन 20 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं इसमें। ट्रेंच का मतलब अगर अशाब्दिक अर्थ देखें तो खाई होता है, लेकिन खाई ना लिखेंगे आप, मोर देन 20 सेंटीमीटर डेप्थ देखेंगे। अब बात आती है सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन की अगर हम बात करें तो जमते समय इरिगेशन, फर्स्ट इरिगेशन शुड बी अप्लाई एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन स्टेज, पहला जर्मिनेशन पीरियड पे 0 से 60 दिन। तो गन्ने की, अब यहां एक क्वेश्चन और बन गया, गन्ने में जर्मिनेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 60 दिन का होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो 0 से 60 दिन अंकुरण का समय, पहली यहां सिंचाई जरूरी होती है इस समय भी। संस्थापन अवस्था मोर इंपॉर्टेंट, अगर पूछे गन्ने की क्रांतिक अवस्था और सारे ऑप्शन रखे रहे, गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है और सारे ऑप्शन आपके रखे रहे, तो गन्ने में अगर पूछ ले आपका और सारे ऑप्शन रखे रहे तो हम क्या करेंगे? संस्थापन अवस्था पे हम टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? संस्थापन अवस्था पे हम टिक करेंगे। क्लियर होगी बातें? अब सारे ऑप्शन, ध्यान रखेंगे इस बात का, सारे ऑप्शन आ जाए और संस्थापन अवस्था भी रहे तो हम कभी भी संस्थापन अवस्था मतलब फॉर्मेटिव स्टेज से क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव स्टेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन केस ऑफ शुगर केन। हम ग्रैंड ग्रोथ की अगर बात, ग्रैंड ग्रोथ स्टेज की अगर बात करें तो 130 से 250 दिन, ग्रैंड ग्रोथ स्टेज की अगर बात करें तो 130 से 250 दिन। हाँ, क्लियर? एक ग्रैंड ग्रोथ स्टेज होता है जो बढ़ता है, गन्ना बहुत तेजी से, उसमें टिलरिंग वगैरह होती है, और नहीं एक तरीके से या सॉरी संस्थापन अवस्था के समय टिलिंग हो गई। ग्रैंड ग्रोथ में बहुत तेजी से गन्ना बढ़ता है और मतलब इसका विकास होता है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है इस समय। अब मैच्योरिटी की अगर बात करें मतलब परिपक्व अवस्था, तो ये मोर देन 250 डेज पर होता है। मोर देन 250 मतलब 250 से अधिक दिन पर इसका होता है। क्लियर होगी बातें? इन बातों का भी थोड़ा ध्यान रखें। अब बात आ गई प्रजातियों पे, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं गन्ने में। CO 786, CO 786, CO का मतलब होता है कोयम्बटूर। CO का मतलब क्या होता है? कोयम्बटूर। हम इसका नाम क्यों रखे? क्योंकि यहां क्या है? SBI है। CO के पास क्या है? कोयम्बटूर में क्या है? SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर केन क्वेश्चन आ जाए, गन्ना प्रजनन संस्थान कहां है? तो कोयम्बटूर में है। इसके वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस गन्ने की वैरायटी में CO यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साउथ में गन्ना, हाँ एक चीज और लिख लेंगे, गन्ना ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। गन्ना कैसा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है। C4 भी है, ध्यान रखेंगे, C4 प्लांट है और उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। तो SBI इसमें हो गया, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। मतलब गन्ना प्रजनन संस्थान कहां है भारत का? कोयम्बटूर में। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? इसलिए इसको रखना पड़ता है क्योंकि ये कैसा पौधा है? किस क्लाइमेट का है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का। तो साउथ में इसके अनुसार क्लाइमेट मिलता है, तो नॉर्थ इंडिया में इसमें फूल कम आते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में गन्ने में फूल आ जाते हैं। तो अब हम कैसे किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये इस क्लाइमेट का, इस क्लाइमेट का नहीं है? हम उसमें अगर उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जिस क्षेत्र में सबसे बेटर होगा, हम उस क्लाइमेट का उसे पौधा मानते हैं। बढ़ने से मतलब नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, अब CO 786 की थोड़ा सा वो लिख लेंगे, या रैटून के लिए, मतलब पेड़ी के लिए सबसे अच्छा माना, पेड़ी के लिए अच्छी प्रजाति है रैटून या पेड़ी के लिए। COS 570, COS 570, CO, अब COS आ गया। यस का मतलब शाहजहांपुर, यस का मतलब शाहजहांपुर, कोयम्बटूर शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, अपना ध्यान रखें। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में भी है। तो COS 570। अब CO 687, COLK, LK का मतलब लखनऊ, COLK 8102, फिर COS आ गया 1336, फिर COJ, यहां J आ गया, J का मतलब जामनगर। जामनगर कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक, तो इन जामनगर का COJ 64, ये सब के सब अगेती प्रजातियां। कैसी हैं? अगेती प्रजातियां। अब ध्यान देंगे यहां पंत 8421, CO पंत 84211, COLK पंत का मतलब ये पंतनगर अपना उत्तराखंड साइड
COL के 8102, COL के 8501, यहां देखेंगे 8102 यहां भी और 8102 यहां भी है। मतलब कि ये क्लियर हुआ मध्यम, पछेती और अगेती सबके लिए, मतलब ये सब बेटर है। कभी भी इसे हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, मत छोड़ भी सकते हैं, थोड़े दिन बाद भी काट सकते हैं, ये अपना ठीक रहता है। ये वैरायटी बहुत अच्छी है। COL के 8501 UP 5। अब COL के 94184 वीरेंद्र, जिसे क्या कहते हैं, वीरेंद्र के नाम से जानते हैं। लिख लेंगे यह सूखे के प्रति सहनशील प्रजाति है। COL के 94184 यह सूखे के प्रति सहनशील प्रजाति है। अब COL के 9109 उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी प्रजाति। COL के 9709 उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी प्रजाति। इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात आती है डिजीज या रोग। डिजीज में लाल सड़न। लाल सड़न किससे होता है, कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के कारण। लाल सड़न किससे होता है, कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के कारण होता है। और ये इसका सबसे मुख्य रोग है लाल सड़न। आप देखे होंगे अक्सर गन्ने में, ये अगर लग जाए तो जल्दी से जल्दी सिर्फ यही एक उपाय होता है, इसका सबसे बेहतरीन उपाय। पहला तो हम यही करेंगे, बीज को उपचारित करके एगलाल या एरिटान से, एगलाल से उपचारित करके बोए, क्योंकि ये सीड बॉर्न डिजीज है। कैसा डिजीज है, सीड बॉर्न, बीज जनित रोग है। ध्यान रखेंगे यह कैसा रोग है, बीज जनित रोग है। अगर ये हो जाए तो बीज को उपचारित करें। अब दूसरा, अगर हो जाए, मान लो खेत में फैल गया, तो जितनी जल्दी हो सके हम फसल को काट करके और अपने शुगर केन मिल पे पहुंचा दें। अब बात आती है इसका सिम्टम, लक्षण क्या है, इससे एल्कोहलिक स्मेल आती है, मतलब शराब जैसी दुर्गंध आती है। अगर लाल सड़न हो गया तो कैसी दुर्गंध आएगी, शराब जैसी दुर्गंध आएगी। दूसरे रोग का नाम है रैटून स्टंटिंग डिजीज। रैटून का मतलब पेड़ी, पेड़ी का छोटा हो जाना, रैटून स्टंटिंग डिजीज। मतलब उसमें देखे होगे कभी कभी पेड़ियां, मतलब छोटे छोटे गन्ना है जैसे, तो उनकी पेड़ी कभी कभी बहुत छोटी हो जाती है। किसी किसी गन्ने बहुत छोटे छोटे पेड़ हो जाते हैं। अगर बहुत सारे हो गए तो ये कैसा होता है, ये आपका बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जीवाणु से। ये कैसे होता है, जीवाणु से, क्लेवीबैक्टर जाइली। अब ये क्लेवीबैक्टर जाइली कैसे फैलता है, तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन। मैकेनिकल ट्रांसमिशन का मतलब अगर कहीं से मान लो यांत्रिक गतिविधियां हो रही हैं कोई, उससे ये रोग, ये बैक्टीरिया फैलती है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन, यांत्रिक गतिविधियों से ये फैलता है। क्लेवीबैक्टर जाइली नाम है उसका, क्लेवीबैक्टर जाइली। इससे होता है बैक्टीरिया, जीवाणु, क्लेवीबैक्टर जाइली नामक जीवाणु से होता है, ठीक। और ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन द्वारा फैलता है। अब बात आ गई ग्रासी सूट, ग्रासी GRASSY, ग्रासी सूट SHWOT, ग्रासी सूट डिजीज, या माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से फैलता है। माइकोप्लाज्मा अगर कहा जाता है, मोस्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा मानते हैं, लेकिन वैसे अगर प्लांट में कोई चीज होता है, माइको मतलब PPL जो होता है उससे अगर हो रहा है, तो अगर हम माने तो सबसे छोटा सेल होता है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा, सबसे छोटी कुछ इसकी होती है, आपको पढ़ाया भी गया होगा। अब PPLO की वो माइकोप्लाज्मा ही है, PPLO जो है वो माइकोप्लाज्मा ही है। तो इसे हम प्लांट के केस में अगर होता है तो हम इसे फाइटोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, फाइटोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रासी सूट डिजीज माइकोप्लाज्मा से होता है। इसे फैलाने कम एफिड करता है, कौन करता है, माहू। फैलाने कम कौन करता है, एफिड या माहू। अब इंसेक्ट की बात आ गई तो पायरिला सबसे मुख्य कीट है। इसका इंसेक्ट पायरिला परपुसिला, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरिला परपुसिला। पायरिला या लीफ हॉपर दोनों के नाम से जानते हैं। BHU कभी कभी एग्जाम पेपर बनाता है तो पायरिला लिख करके और स्लैश लगा के लीफ हॉपर ही पूछ देता है कि फुदका है। तो ये मुख्य कीट है गन्ने का। और ये क्या करता है आपका, इसमें हनीड्यू स्टेज क्रिएट करता है। कैसा करता है, चिपचिपा पदार्थ बनाता है। ये क्या करता है, हनीड्यू स्टेज, हनीड्यू स्टेज क्रिएट करता है। क्लियर होगी बातें, ये हनीड्यू स्टेज के लीफ हॉपर। और इसे ऊपर तो हमने बता दिया माइकोप्लाज्मा माहू फैलाता है। पायरिला परपुसिला वैज्ञानिक नाम, पायरिला परपुसिला वैज्ञानिक नाम है। अब टॉप बोरर, इसका वैज्ञानिक नाम स्काइपोफैगा नोवेला। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्काइपोफैगा नोवेला। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्काइपोफैगा नोवेला, स्काइपोफैगा नोवेला, ठीक। टॉप बोरर यह क्या करता है, बंची टॉप बनाता है। यह क्या बनाता है, बंची टॉप
बनाता है। इसके नियंत्रण के लिए हम दोनों के नियंत्रण के लिए हम फास्फेमिडान या मोनोक्रोटोफास या कार्बराइल या इंडोसल्फान 35cc जो किताबों में लिखा मिलता है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, बाकी चीजें बहुत सारी बंद हो गई हैं सब। तो इंसेक्टिसाइड तो जो आप इनमें से तो आप मोनोक्रोटोफास अभी भी अब तो अभी हाल ही बंद हुआ है, नहीं तो प्रयोग कर लेते थे हम लोग, तो इनको हम प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर होगी बातें। और सबसे बेहतरीन अगर बातें हैं, अगर इनको कुछ ना पड़े तो आप नीम ऑयल सबसे अच्छा होता है सारे कीट के लिए, आप उसका प्रयोग करें, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, आप नीम ऑयल प्रयोग करें। एजाडिरेक्टिन जिसे कहते हैं, उसका एजाडिरेक्टिन निकलता है एजाडिका इंडिका से, तो उसका प्रयोग करते हैं। इन दोनों डिजीज से दोनों कीटों से बचाव हो जाएगा। उपज की अगर हम बात करें तो एक वर्षीय या शीत क्या नाम है आपका शीत ऋतु के लिए तो ये आपका 700 से 800 कुंटल, वैसे ये उपज बढ़ चुका है खेतों में। और आपका अर्धसाली की अगर बात करें तो 900 से 1000 कुंटल, दोनों में लगभग आप ज्यादा प्रोडक्शन लगाए, लेकिन किताबों में जो है वो यही है, तो हम इन पे बात कर रहे हैं। तो 900 से 1000 कुंटल और 700 से 800 कुंटल उपज होता है। आई थिंक हमने गन्ना हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत कोशिश करके शॉर्ट में और इंपॉर्टेंट चीजें, तो आप ध्यान देंगे चीजों को पढ़ने में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें, मौज करते रहें, ऐश करते रहें, जीवन जिए।